सन 1951 में बना एक गेस्ट हाउस जो कि अंग्रेज़ों के लिए बनाया गया था। काफ़ी आलीशान और बहुत सी सुविधाओं से परिपूर्ण होने के बावजूद भी यह गेस्ट हाउस कई वर्षों से वीरान है। आसपास के गांव के लोग बताते हैं कि इस गेस्ट हाउस के ऊपर कुछ साए मंडराते रहते हैं और आसपास के गांव वाले जो कि यहाँ पे अपने जानवर चराने लाते हैं, उन्होंने तो यह तक बताया है कि इस गेस्ट हाउस के अंदर और बाहर साए आते जाते रहते हैं। और तो और यहाँ पर सालों से बिजली कनेक्शन नहीं होने के बावजूद भी लाइट टिमटिमाता रहता है और शाम होते ही मोमबत्ती अपने आप ही जलने लगती है। गांव वालों का कहना है कि इसे भूतों का गेस्ट हाउस ऐसे ही नहीं कहते। जो भी यहाँ पर आता है और रात रुकता है उसकी मृत्यु हो जाती है। वह कभी भी अगले दिन का सूरज नहीं देख पाता। इसी तरह की कई घटनाएं खुद गांव वालों ने देखी हैं। उनका कहना है कि लोग यहाँ आते तो हैं पर यहाँ आने के बाद वापस कभी भी नहीं जाते। इसलिए इनकी सलाह रहती है कि कोई भी अगर यहाँ आता है तो वह दिन में ही घूमकर वापस चला जाए, रात गलती से भी ना रुके। नमस्कार श्रोताओं, मैं विनोद स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्केरी डार्क नाइट्स में। सुबह सुबह का समय है और मैं अखबार चाय की चुस्कियों के साथ पढ़ रहा था जिसका शीर्षक था भूतों का गेस्ट हाउस, जिसे कि मैंने आधे से अधिक पढ़ ही लिया था। इस लेख को लिखने वाले रॉबर्ट, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार थे, हाल ही में इस लेख के लिखने के कुछ दिनों पश्चात ही उनकी मृत्यु हो गई। इस लेख में वे आगे बताते हैं कि वहाँ गांव वालों की सलाह के कारण मैं कुछ हद तक डर गया था, इसलिए मैंने वहाँ पर रात रुकना उचित नहीं समझा। परंतु अंदर मैंने शाम होने से पहले घूमने का निर्णय कर लिया और मैं वहाँ पहुँचकर अंदर घूमा भी। वहाँ तो दिन में भी काफ़ी डरावना लग रहा था। उस पूरे गेस्ट हाउस में केवल एक कमरा ऐसा था जहाँ पर मुझे डर नहीं लग रहा था और वहाँ की अनुभूति भी कुछ अद्भुत थी। और उसका कारण था कि वह एक पवित्र स्थान था। वहाँ पर अंग्रेज प्रार्थना किया करते थे। शायद इसीलिए मुझे वहाँ पर जाकर बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। रॉबर्ट अपने आर्टिकल में आगे बताते हैं कि उनको वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं मिल रहे थे। उस स्थान पर जाते ही मानो जैसे नेटवर्क गायब ही हो गए थे। शाम होने को थी और रात का मैं डरावना सफ़र तय नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे बहुत दूर जाना था। वापस ऑफिस आने के लिए मुझे कम से कम 50 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। इसलिए मैंने वहाँ से निकलने में ही बेहतरी समझी क्योंकि लगभग 20 किलोमीटर में तो केवल जंगल ही था। इसलिए मैं अपनी गाड़ी की ओर आगे बढ़ा और कुछ समय गाड़ी स्टार्ट करने के बाद मुझे समझ में आया कि गाड़ी तकनीकी रूप से ख़राब हो चुकी है। बार बार स्टार्ट करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने गाड़ी की थोड़ी सी जांच की तो पाया कि गाड़ी में कुछ भी खराबी नहीं है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये फिर भी क्यों स्टार्ट नहीं हो रही है। और अब मैं किसी की मदद भी नहीं ले सकता था क्योंकि गांव भी वहाँ से काफ़ी दूर थे और मैं बीमारी की अवस्था में इतनी दूर पैदल नहीं चल सकता था। और वैसे भी अब शाम हो चली थी। अगर मैं जंगल में जाने की कोशिश करता भी तो भी अंधेरा हो चुका होता और इतनी अंधेरी रात में जंगल से निकलना मेरे लिए बहुत कठिन हो जाता क्योंकि जंगल में जंगली जानवरों का खतरा बहुत अधिक होता है। इसलिए खतरा होने के बावजूद भी मैंने वहीं पर रुकने का निर्णय ले लिया। शाम होने में बस अब कुछ ही वक्त बचा था। अंदर तो मैं घूम ही चुका था लेकिन बाहर से मैंने अभी भी पूरी तरह निरीक्षण नहीं किया था। मैंने तय किया कि अंधेरा होने से पहले मैं इस गेस्ट हाउस का जितना हो सकता है निरीक्षण करूंगा। और मैंने गेस्ट हाउस के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। गेस्ट हाउस बाहर से तो काफ़ी ठीक ठाक ही लगता था, परंतु काफ़ी समय हो जाने के कारण यह कुछ कुछ जगहों से जर्जर हो गया था।
घूमते हुए मैं गेस्ट हाउस के पीछे जाने के लिए निकल पड़ा और वहां जाके देखा तो वहां कुछ कुछ दीवारें तो टूट भी चुकी थी और गेस्ट हाउस का वह हिस्सा बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। बारिश का मौसम होने के कारण बादलों ने कुछ ज़्यादा ही जल्दी अंधेरा कर दिया था। अंधेरे में वह जगह बहुत ही डरावनी लग रही थी, इसलिए मैंने वहां से वापस गेस्ट हाउस के मेन डोर की तरफ जाना उचित समझा और मैं वहां से निकल गया। वहां से कुछ ही आगे बढ़ा था कि नज़ारा उससे भी ज़्यादा भयावह हो चुका था और उसका कारण था मेरे सामने पड़ा एक नर कंकाल, जो कि मिट्टी में काफ़ी समय से दबा हुआ होगा, परंतु बरसात के कारण मिट्टी से वह धुल चुका था और ज़मीन से कुछ ऊपर आ चुका था और वो साफ साफ दिख रहा था। मैं वहां से बस एक कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी एक आवाज़ आई। अब तुम वापस कभी नहीं जा पाओगे, तुम भी यही रहोगे हमारे साथ। आवाज़ सुनते ही मैं बहुत ज़्यादा डर गया। कुछ समय के लिए तो जैसे सुन्न ही हो गया। फिर मैंने किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाई और वहाँ से आगे भागा। आसमान में अंधेरा छा चुका था और काफ़ी डरावना माहौल हो चुका था। एकाएक जानवरों की आवाज़ें जंगल से आने लगी और माहौल और भी डरावना हो गया। मैं गेस्ट हाउस की ओर तेज़ी से लपका और तब तक बारिश भी होना शुरू हो चुकी थी। मैं भीगता हुआ किसी तरह अंदर पहुंचा। जैसे ही मैंने अंदर प्रवेश किया और कुछ कदम आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि सामने कोई स्त्री दीवार की ओर मुख किए खड़ी है, परंतु अंधेरे के कारण उसका चेहरा बिल्कुल नहीं दिख रहा था। बाहर की बिजलियों के चमकते उजाले में उसकी परछाई दीवार पर साफ साफ समझ में आ रही थी और अचानक वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मेरे हाथ पैर फूलने लगे, दिमाग सुन्न हो गया कि अब क्या करूं, पर वह आगे आते आते अचानक ही गायब हो गई और कुछ पल के लिए जैसे मुझे लकवा ही मार गया था। मैं कुछ भी सोच समझने की शक्ति जैसे खो चुका था। फिर तभी अचानक मुझे उस कमरे की याद आई जहाँ पर अंग्रेज प्रार्थना किया करते थे। वही इस पूरे गेस्ट हाउस में सबसे सुरक्षित जगह थी। मैं पूरी हिम्मत जुटाकर भागा भागा उस कमरे में पहुंचा। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, परंतु इसके बावजूद मैं थोड़ा संतुष्ट भी था कि मैं अब सुरक्षित हूँ, क्योंकि जिस कमरे में मैं आ गया था वहाँ पर मुझे बिल्कुल भी डरने जैसी कोई बात नहीं लग रही थी, क्योंकि इसका निरीक्षण मैंने दिन में भी करके देखा था। इसलिए मैं खुद के डर पे काबू पाते हुए कमरे में उपस्थित खिड़की के पास से बाहर का नज़ारा देखने लगा और मन में विचार करने लगा कि काश मैं यहाँ से जल्दी निकल पाता, पर मरता क्या न करता। बाहर जाता तो बाहर का मौसम देखकर तो समझ में आ रहा था कि तब भी बचना मुश्किल ही था, क्योंकि जंगल बहुत ही घना और डरावना था। बाहर निकलता तो बरसात, बिजली और जानवरों से ही मर जाता। इसलिए एक पल के लिए लग रहा था कि यहाँ रुकना थोड़ा ठीक है, क्योंकि कम से कम यहाँ एक छत तो है जिसके नीचे मैं सुरक्षित हूँ। मैं वहीं खिड़की के पास बैठ गया। बस अब किसी तरह सुबह हो जाए यही सोच रहा था, पर लग रहा था वक्त जैसे मानो थम सा गया है। सुबह होने का नाम ही नहीं ले रही है। गेस्ट हाउस के अंदर अजीब अजीब सी आवाज़ें गूंज रही थी, कभी भयानक हंसने की आवाज़ें तो कभी रोने की। अब मुझे समझ में आ गया था कि गांव वाले क्यों यहाँ पर रात रुकने से मना करते हैं। मैं भले ही सुरक्षित स्थान पर बैठा था, परंतु इसके बावजूद भी मुझे बहुत डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कहीं कहीं से भी कोई आत्मा ना आ जाए। मैं हिम्मत बांधे बस प्रभु से प्रार्थना कर रहा था कि बस जल्दी किसी तरह सुबह हो जाए और मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊं। और कुछ घंटों बाद वह समय भी आ गया जब सुबह हो गई। उस सुबह के उजाले को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा था मानो जैसे मेरा पुनर्जन्म हुआ है इस दिन। बरसात भी रुक चुकी थी और सिर्फ कोहरा था। मैंने बिना समय गंवाए फटाफट अपनी गाड़ी के पास जाकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश की और गाड़ी स्टार्ट भी हो गई। मैं आश्चर्य में था
कि शाम को यह गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही थी। फिर मुझे समझ में आया कि शाम को भूतों का प्रभाव बहुत अधिक होता है। हो न हो भूतों के कारण ही या उनके प्रभाव के कारण ही मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। पर यह तो प्रभु का शुक्र है कि मैं सही सलामत बच गया। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी। अब मैंने बिना समय गंवाए यहाँ से निकलने में ही अपनी भलाई समझी और मैं फटाफट यहाँ से निकल पड़ा। कुछ ही समय बाद मैं गांव के कच्चे रास्तों पर होता हुआ शहर के हाईवे पर निकल आया और फिर कुछ 1 घंटे लगातार गाड़ी चलाने के बाद मैं अब अपने ऑफिस पे था। रॉबर्ट बताते हैं अपने लेख में कि मैंने सोचा कि जिस तरह मैं मुसीबत में फंसते फंसते रहा, कोई और ना फंस जाए, इसलिए मैंने अपना अनुभव आज इस आर्टिकल में लिख दिया है। और इसी अंतिम पंक्ति के साथ में रॉबर्ट का लेख समाप्त हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कि आप लोगों को यह पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि हम जब भी कहानी अपलोड करें आप तक सूचना तुरंत प्राप्त हो। तो श्रोताओं, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।